नमस्कार। आज सवेरे में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। युवा नेतृत्व हर राष्ट्र की एक सबसे बड़ी ताकत है और युवा नेतृत्व के ही दौर में एक ऐसा नाम हम सब के बीच में निकल कर आया जिसने तिरंगे को आम आदमी तक पहुंचाने में काफी मदद की। और ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो उद्योग जगत का भी एक जाना पहचाना नाम है, स्पोर्ट्स में भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी रही है और राजनीति में अपना एक अलग मकाम उन्होंने बनाया है। आइए आपका परिचय कराते हैं नवीन जिंदल जी से। नमस्कार नवीन जी, आज सवेरे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए कहा जाता है कि आप एक स्पोर्ट पर्सन भी हैं, उद्योगपति भी हैं, एक निर्भीक भारतीय भी हैं और साथ ही साथ एक जुझारू राजनीतिज्ञ भी हैं। बहुत सारे रोल हैं आपके। कौन सा रोल जिसे अगर हम कहें आपके दिल के बेहद करीब है? मुझे रोल्स तो सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ अच्छी ना लगे तब तक उसको करने में भी मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर बिना मन के अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें कभी भी उसमें कुछ हासिल हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे अच्छा तो सब कुछ लगता है जैसे आपने कहा, लेकिन जैसे एक शुरुआत में स्कूल में, कॉलेज में मुझे हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। और स्पोर्ट्स जो मैंने चुने, जैसे घुड़सवारी का, पोलो खेलना, फिर शूटिंग करना, तो उनको मैंने कंटिन्यू किया उनको। और मेरे मन में था मैं शूटिंग में नेशनल चैंपियन बनूं, तो शूटिंग में फिर नेशनल चैंपियनशिप मैंने जीती। और उसके बाद उद्योग में भी, क्योंकि आदमी को अपने कोई प्रोफेशनल के हिसाब से भी कुछ करना होता है, कमाई का भी कोई जरिया चाहिए। तो उसके लिए जो है, क्योंकि एक औद्योगिक परिवार से हूँ, तो उसके लिए जो है उद्योग, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं पर कोई नई चीज क्रिएट करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे हम अपने देश के लिए कुछ ऐसी चीजें बना सकें जिसकी हमारे देश को आवश्यकता हो। तो उसमें भी बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। और उसके बाद फिर मैंने आज से 6 साल पहले 2004 में मैंने कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की, क्योंकि मेरे एक मन में एक ना है कि हमारा देश एक विकसित देश बनना चाहिए। जिस तरह से बाहर के देशों में, अमेरिका में, यूरोप में जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों के पास है, तो हमारे देश में हमारे नागरिकों को भी वो सब मिलना चाहिए। और ये सब मैं उसमें विश्वास नहीं करता कि किसी और को हम ब्लेम करें। तो मैंने कि एक उद्योगपति होकर मैं देश की सेवा तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं देश की 100 करोड़ जनता की मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए राजनीति एक ऐसा माध्यम है कि आप एक बहुत लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो फिर जो है मैं बहुत आभारी हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने मुझे एक युवा को एक मौका दिया, कुरुक्षेत्र संसदीय के लोगों का, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे एक मौका दिया देश की सेवा करने का। तो अब जो है मुझे सबसे ज्यादा आनंद मुझे जो है लोगों की सेवा करने में आता है, पार्लियामेंट की अलग अलग कमिटीज पे काम करने में आता है। नवीन जी, जो लोग होते हैं या हम जैसे लोग जो सोचते हैं कि कितना बड़ा बिजनेसमैन चाहता तो बड़े आराम से राज्यसभा की सीट लेकर पहुंच सकता था, लेकिन आपने लोकसभा के माध्यम से संसद में आना पसंद किया। आम आदमी से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा? जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी, वो हमेशा ये कहते थे कि जब हम लोगों के बीच जाएंगे, जब हम अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगर लोगों के बीच हम वोट मांगने के लिए जाते हैं, हाथ जोड़ करके गांव-गांव, घर-घर, लोकपालों में जाते हैं, जब हम किसी के घर जाएंगे हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, तो वो भी हिम्मत करेगा कि वो हमारे घर आ सके। वरना बड़े लोगों के घर जाने में तो हमें भी घबराहट होती है। तो इसलिए हमारे पिताजी ने हमेशा ये सिखाया कि हम धरती से जुड़ें। हम जब जाएंगे तो लोगों की समस्याओं को जानेंगे, जब लोग हमसे आके मिलेंगे तो बताएंगे, जो जमीनी हकीकत है उसका हमें अंदाजा होगा। तो इसलिए जो है और वो ये कहते थे कि ये तो एक बहाना है एक कि भाई हम लोगों से जुड़ने का। तो इसलिए जब हम लोगों की जान सकेंगे तभी हम उनके लिए कुछ कर सकेंगे। इसीलिए जो है लोकसभा का रास्ता चुना। और मैं आभारी हूँ कुरुक्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं। आम आदमी आप तक पहुंच पाता है आसानी से, जैसे कि अमूमन नेताओं के लिए होता है कि आम आदमी से वो काफी ऊंचे होते हैं। तो क्या आपके यहाँ दरवाजे जो हैं वो हर आम आदमी के लिए खुले? जी, हमारे दरवाजे में हमेशा मैं कहता भी हूँ कि 24 घंटे जो है दरवाजे खुले हैं और कभी भी लोग आएंगे।
ये नहीं है कि 24 घंटे जब भी कोई आए तो मैं मिलूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं किसी काम से मैं बाहर हूँ या किसी मीटिंग में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन उनको लोगों को जरूर कोई ना कोई हमारे घर में अटेंड करेंगे, उनको हम चाय कॉफी पिलाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जो उनकी समस्याएं होंगी उनका हम निराधार करने की हम कोशिश करते हैं। उनका हमेशा उनका जो अतिथि सत्कार होना चाहिए वो जरूर करते हैं। एक बात जो आपके बारे में काफी मशहूर है कि आप वो बात बड़ी खूबसूरती के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होती तो है, लेकिन शायद कहने का सहारा करने की हिम्मत या उतना वक्त नहीं है। और ऐसे ही अगर एक मूवमेंट की आपकी बात करें, तिरंगा मूवमेंट जो रहा आपका, जो आपने बिल्कुल एक आम आदमी की पहुंच का उसको बना दिया, वो अनुभव कैसा रहा? क्या वजह रही, कौन सी ऐसी घटना घटी कि आपको ये लगा कि नहीं अब ये करना है? सिमिना जी, जब मैं 20 साल का था मैं अमेरिका गया, मैं मास्टर्स करने के लिए, MBA करने के लिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस में मैं पढ़ रहा था, और वहाँ की जो स्टूडेंट गवर्नमेंट थी, स्टूडेंट यूनियन थी, मैं उसका प्रेसिडेंट भी था। तो मैं अक्सर देखता था कि अमेरिका में लोग बाग अपने घरों पर अपने देश का झंडा बहुत गर्व से लगाते हैं। तो उन्हें देखकर हुआ कि क्यों ना मैं भी अपने देश का झंडा लगाऊं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक भारत का झंडा भेंट किया। वो इतना बड़ा एक नायलन का झंडा था। अच्छा। तो मुझे मैं उस समय मैं 20 साल का था, और 20 साल की उम्र तक मैंने कभी अपने देश में कभी भारत का झंडा हाथों में नहीं लिया था, कभी ऐसा मौका नहीं लगा। लेकिन वहां जब अमेरिका में एक अमेरिकन दोस्त ने मुझे भारत का झंडा मुझे भेंट किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इस झंडे को सिर्फ पाने से, इसको हाथ लगाने से कितनी प्रेरणा मिलती है, कितना एक सुखद अनुभव होता है। तो उसके बाद मैंने उस झंडे को अपने दफ्तर में, जब मैं प्रेसिडेंट था, अपने दफ्तर में मैंने उसको लगाया, और हर रोज मुझे झंडा प्रेरित करता था कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ मैं करूं। जब लोग बाग आते थे तो मैं उन्हें गर्व से झंडे के बारे में बताता था, अलग अलग रंगों के बारे में मैं बताता था। और जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस जब मैं देश लौट आया 92 में, और फैक्ट्रीज में 26 जनवरी 15 अगस्त को सभी जगह झंडा लगाया जाता है। तो 26 जनवरी 93 को जब ये रायगढ़ मध्य प्रदेश में फैक्ट्री में झंडा लगाया, और अगले दिन जब मैं वहां से गुजर रहा था, मैं देखा खाली डंडा था और झंडा जो है नहीं था। तो मैंने कहा कि वो झंडा क्यों उतार दिया आपने, झंडा इतना खूबसूरत लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि झंडा हम हर रोज नहीं लगा सकते, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी और कुछ और दिन हम लगाए, और बाकी दिनों पर लगाने पर मनाही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ कदम आगे चला। मुझे लगा कि अमेरिका के अंदर तो मैं भारत का झंडा मैं हर रोज लगाता था, और अपने ही देश में मैं अपने ही देश का झंडा जो है अगर हर रोज नहीं लगा पाऊंगा तो फिर विश्व के किस कोने में लगा पाऊंगा। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि नहीं, आप झंडे को हर रोज लगाइए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम उसका सामना। तो हमने झंडे को लगा के रखा। तो फिर वहां 1.5 साल के बाद कमिश्नर जो है बिलासपुर के, वो आए हुए थे, उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को वहां भेजा और झंडे को उतरवा दिया। तो बोले कि नहीं, आप झंडा ऐसे नहीं लगा सकते। जब मुझे पता लगा इस बात का तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि अगर अपने ही देश में मैं अपने गर्व से अपने देश का झंडा नहीं लगा सकता, कहाँ लगाऊंगा? और मेरे लगाने का झंडा दर्शाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं उनके मन में एक भावना है कि सिर्फ हम कंपनी के लिए नहीं, हम अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति देश का झंडा दर्शाता है तो वो अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपने पंथ से ऊपर उठकर, अपने एक जातिवाद से ऊपर उठकर केवल यही दर्शा कि वो एक सच्चा भारतीय है और उसे देश से प्यार है। ये केवल एक प्रतीकात्मक कदम है। तो जब हमें रोका गया तब मैंने इसके बारे में अध्ययन किया कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो हमारा एक देश का कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। वो कहता था कि आप झंडे का अनादर नहीं कर सकते, आप इसको लोगों के बीच में जलाना, फाड़ना, पांव तले रौंदना, इसका आप अपमान झंडे का नहीं कर सकते। लेकिन अगर सम्मान पूर्वक ढंग से लगाते हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। तो सम्मान पूर्वक लगाने पे जो रोकते थे वो थी झंडा संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया केवल सरकारी निर्देश हैं, और हमारे जो वकील थे उन्होंने मुझे बताया कि सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो झंडा फहराना जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि आप एक तरह से अपना अभिव्यक्त कर रहे हैं अपना देश के प्रति अपना प्यार।
तो फिर इसके लिए जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया 95 में, और 6 में जजमेंट जो है हमारे फेवर में आ गई कि हर व्यक्ति झंडा गर्व से लगा सकता है, हर रोज लगा सकता है। लेकिन वो जजमेंट जो है फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी उस जजमेंट को 96 में, और उसके बाद 7 सालों तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला। और फिर उस समय बहुत निराशा भी होती थी, क्योंकि इतना लंबा समय इसमें लगा। और मुझे लगता था कि मैं युवा तो था और इम्पेशेंट भी था, तो मुझे लगता था कि मैं अपने देश का झंडा मतलब सम्मान पूर्वक ढंग से मैं लगाना चाहता हूँ। उसमें मुझे उसकी आजादी क्यों नहीं है? हाँ। और अगर जब कोई व्यक्ति झंडा लगाएगा तो और अपने आप को देश के प्रति समर्पित करेगा। हमेशा जो है हमारा झंडा हमें याद दिलाएगा कि हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको एक डिक्लेयर किया कि ये वाक और अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग है। और फिर हमें पहली बार हमारे इतिहास में हमें ये हक मिला कि हम हर रोज, हर व्यक्ति अपने घरों पर, दफ्तरों पर हर रोज देश का झंडा लगा सकता है, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप सोच के देखें तो ये पहली बार है इतिहास में कि हमें ये हक मिला है। अगर आप हजारों साल पुरानी भी बात करें, चाहे राम राज्य था, झंडा किसका था? राजा का। कभी प्रजा का झंडा नहीं था। उसके बाद आप देखें कि चाहे अशोका का राज हुआ, या मौर्य का हुआ, या मुगलों का राज रहा, या अलग अलग रजवाड़े जहां थे, उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा, झंडा किसका रहा? हमेशा राजा का। तो कभी भी लोगों का, जनता का झंडा नहीं हुआ। और जब हम आजाद हो गए, हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया और इसे कहा ये राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज होने के साथ साथ वो ज्यादा जो है सरकारी ध्वज बनकर था। तो ये पहली बार है इतिहास में कि हम अपने झंडे को सही मायने में से हम राष्ट्रीय ध्वज हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये कानूनी लड़ाई जो थी ये लंबी थी, और फिर उसके बाद अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, तो स्मोकिंग पर भी आपने एक बड़ा जबरदस्त अभियान चलाया संसद के अंदर। मेरा यही मानना है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मुझे लगेगा कुछ गलत हो रहा है, तो मैं ये खाली उसके बारे में ये नहीं सोचूंगा कि कौन करेगा। मैं समझता हूँ कि खुद का फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इसके बारे में कुछ करूं। तो जब मैं चुनाव जीत के पहली बार जब मैं लोकसभा में आया, तो मैंने देखा कि सेंट्रल हॉल में लोग बाग, सांसद जो है धूम्रपान करते हैं, उससे पूरा वातावरण जो है वो दूषित हो जाता है। तो मुझे 3-4 दिन तो कुछ सरदर्द रहा। तो फिर मैंने देखा कि ये कैसे रोका जाए। तो मैंने कुछ लोगों से सलाह की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये बिल्कुल पंगे मत लेना, ये यहाँ बहुत वरिष्ठ सांसद जो है धूम्रपान करते हैं, तो इस चक्कर को यहाँ मत छेड़ना। लेकिन मैंने इसका ठाना कि नहीं, इसको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसी संसद ने ही ये कानून पारित किया है कि किसी भी सार्वजनिक जगह के ऊपर धूम्रपान नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक पत्र लिख करके, और मैंने जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर थे उस समय श्री सोमनाथ चैटर्जी साहब, उनको मैंने दिया। तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके 2 हफ्ते के अंदर धूम्रपान जो पूरी तरह से बंद कर दिया। सिर्फ ही कुछ निर्धारित जगहों के ऊपर उन्होंने खाली उसको अलाउ किया। तो उससे पूरा एक वातावरण जो है वहाँ का बहुत अच्छा हो गया। वहाँ का एक आप